गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर एक टेस्ट को लेकर सेट नंबर जो 6 से शायद ये, हाँ, इसके डिस्कशन को लेकर हैं जीएस का। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा 39 का ये है, ठीक है। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए, वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है या जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींचकर और जमीन में फिर इसको मिट्टी में लाना और इसको नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना और फिर नाइट्रेट का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करने वाले होते हैं, ये रूट्स, इनको लिग्यूमिनस प्लांट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर इसमें होगा सी, ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट, ठीक। इनके जो लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है, ये बेसिकली किस तरह से, जैसे मटर का पौधा हो गया, ठीक, दलहनी पौधे हो गए, है ना, दलहनी पौधे, इन सब की जड़ों में, पौधे की जड़ों में, जड़ों में गांठ पाई जाती है, गांठ पाई जाती है, पाई जाती है, जिसमें जिसमें कुछ जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं, ठीक है। एजोबैक्टर सबसे फेमस बैक्टीरिया होता है, मटर के पौधे में पाया जाता है ये, ठीक है, गांठ में। तो इस प्रकार के पौधे जो होते हैं, इनको हम लिग्यूमिनस प्लांट के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में होगा, नाइट्रेट में होगा। अच्छा, एक बात एक्स्ट्रा और बता दूं इसमें से आपको, जैसे यूरिया जो हम लोग डालते हैं खेतों में, ठीक है, तो यूरिया हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है, ठीक है। लेकिन ये यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, यूरिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा, एमाइड के रूप में रहता है, एमाइड के रूप में रहता है, ठीक है। लेकिन जब मिट्टी में उसको हम डालते हैं तो बैक्टीरिया फिर क्या करता है, उस एमाइड को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, है। जीवाणु, जीवाणु जो है वो अमाइड को नाइट्रेट में बदलता है, ठीक। और फिर जो है हम वो पेड़ पौधे उसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में रहता है और वो फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में बैक्टीरिया के द्वारा, और तब उसका यूज होता है। 39 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया, सी। 39 का करेक्ट आंसर आया लिग्यूमिनस प्लांट यानी सी, ठीक है। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 40। बायोगैस संयंत्र जो होता है, ठीक है, जिसमें जो काव डंग होता है, काव डंग, काव डंग, जिसको हम गोबर भी कहते हैं, एक्चुअली में गोवर्धन अब इसका नाम रखा जा रहा है, तो गोबर, ठीक है, जो प्लांट अब बनाए जाएंगे उसको गोवर्धन नाम से जाना जाएगा, सरकार ने ऐसा कहा है। तो इसमें निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो मीथेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन, CH4। इसका उपयोग जो है ये ईंधन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग, मीथेन जो निकलती है उसी का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। अच्छा, मीथेन जो है ये धान के खेत, है ना, कीचड़, कीचड़, कच्चे वस्तुओं के विघटन, इन सब से भी, विघटन से भी निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, निकलता है क्या, मीथेन। मीथेन के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यह एक प्रमुख, प्रमुख हरित गृह गैस है,
ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने का, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। तो मीथेन जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है, मीथेन हमें प्राप्त होता है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस जिसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस, तो इसका भी मेन कंपोनेंट क्या होता है? 83% इसमें मीथेन ही होता है, 83% इसमें मीथेन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एलपीजी जो है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में होता है, ठीक है, एलपीजी में। और इसमें मरकेप्टन नाम का पदार्थ गंध प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, गंध प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि इसमें से मीथेन होगा जो बायोगैस से निकलने वाला संयंत्र होगा उसमें, ठीक है। मीथेन, मीथेन के बारे में इतने पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मरकैप्टन नेचुरल गैस ये हो गया, करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट में, मृदा प्रदूषण जिसमें उच्च लवण सामग्री के कारण भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, किस नाम से जानते हैं? यानी सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण कई प्रकार का होता है। सॉइल पॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो कई प्रकार का होता है, जैसे केमिकल की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है, रासायनिक रूप से फर्टिलाइजर वगैरह खाद डाला गया, उसमें खाद के साथ साथ बहुत सारी दवाइयां डाल दी जाती है, तो उससे भी एक होता है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सॉइल पॉल्यूशन होता है नमक की मात्रा बढ़ गई, नमक की मात्रा में वृद्धि से भी होता है। ये वही पूछ रहा है कि लवण सामग्री अगर बढ़ जाए तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको हम लवणीकरण या सेलिनेशन कहेंगे, तो सेलिनाइजेशन या लवणीकरण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ने से जो होता है उसमें। और तीसरी बात ये कि ऐसा भी हो सकता है सॉइल पॉल्यूशन जिसमें मिट्टी के ऊपर रेगिस्तानी रेत आ जाए, ऐसा भी होता है। तो वहां क्या होगा कि वो भी पॉल्यूशन का ही प्रकार होगा, मिट्टी पूरी रेत से ढक जाती है, ठीक है ना, उस स्थिति में। तो अलग अलग प्रकार के सॉइल पॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर। हाँ, जो रेगिस्तानी रेत की वजह से ढकेगा इसको डिजर्टिफिकेशन कहेंगे, है ना, डिजर्टिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाएगा, यानी मरुस्थलीकरण। लेकिन यहाँ पर जो नमक की वजह से है उसको कहेंगे लवणीकरण, ठीक है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लवणीकरण, ये सबसे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः प्लांट और जंतु, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? 42 ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, एक ऐसे युग्म की बात कह रहा है जो प्लांट में भी, फाउंड इन बोथ, प्लांट में भी और एनिमल दोनों में होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पॉइंट है, सेल वॉल, प्लास्टिड, ये दो चीजें जो है ये प्योर है, जो बेसिकली पाया जाता है किसमें? प्लांट में, ठीक, जो प्लांट में पाया जाता है। मेरी बात आई समझ में? जनरली तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्लास्टिड है ये, प्लास्टिड, है ना। तो उस कंडीशन में अब आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम और सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में बहुत कम होता है, लेकिन होता है, एकदम से नहीं होता है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम ये दोनों में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, इससे पहले में ही निकल गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल तो पाया नहीं जाएगा जंतु वाले में, प्लांट वाले में पाया गया, तो ये तो खत्म हो गया। सेल वाल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों में पाया जाएगा, लेकिन सेल वाल जंतु में नहीं होगा, केवल प्लांट में होगा, तो दोनों कट गया, तो बचा केवल क्या? ए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों जो होते हैं ये प्लांट और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम के दो पार्ट्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा, एक SER, एक RER। ये इस पर डिपेंड करता है कि
किस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम पर राइबोसोम है और किस पर नहीं है? नो राइबोसोम, राइबोसोम नहीं है तो वो अस्मुथ कहलाएगा। राइबोसोम नहीं है तो वो कहलाएगा अस्मुथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, एसईआर। राइबोसोम है, राइबोसोम है तो वो कहलाएगा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण यहां से होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली फैट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा लगा कि जो प्लांट और जंतु दोनों में होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल और प्लास्टिड ये तो प्लांट में ही पाया ही जाता है, यानी पौधे में ही प्राप्त होता है, जंतुओं में ये प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। 42। अब आइए नेक्स्ट 43। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? एक सामान्य सा सिंपल क्वेश्चन है जो याद करना है। 6 से लगभग 8 लीटर क्षमता होती है? एक फेफड़ा जो हमारा है जिसको हम लंग्स कहते हैं, उस लंग्स की टोटल एयर कैपेसिटी जो है वो 6 से लेकर 8 लीटर के लगभग अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। इतना इसमें याद रखना है और तो कुछ डिस्कस करवाने वाली इसमें चीज नहीं है। तो 6 से 8 लीटर आप याद रखेंगे, दैट्स करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट पे 44, जिसमें से आपको मैच करना है, ठीक है, किसका क्या आंसर होगा। तो देखिए डीएनए, डीएनए को वाटसन और क्रिक ने किया था तो ए का तो 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ए बी ओ रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी, तो ये हो गया 4, ठीक। उसके बाद 2 प्रकार के जीन की बात है, एक जंपिंग जीन की बात है, जंपिंग जीन इसकी खोज की थी बारबरा मैक्लिनटॉक ने, तो हो गया 2, बच गया 1, डी रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। करेक्ट आंसर इसमें आ गया सी। डीएनए स्ट्रक्चर जो है इसको ढूंढा था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। यहां ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल डीएनए, आर्टिफिशियल डीएनए निर्माण करने में सफलता प्राप्त की थी सबसे पहली बार हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इसी काम के लिए। हरगोविंद खुराना इंडिया के थे लेकिन अमेरिका में बेसिकली काम करते थे और वहां पर उन्होंने इसको ढूंढा था, एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए में इतना पॉइंट याद रखना है। ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है ये तो लैंड स्टीनर हो ही गए। यहाँ जंपिंग जीन और रेगुलेटरी जीन की बात है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को, रेगुलेटरी जीन का मतलब होता है कॉमन जीन जो है, ठीक है, नॉर्मल वो, लेकिन जंपिंग का मतलब होता है कि जो जीन अपना फॉर्मेट चेंज करता हो, जो जीन अपने रूप को बदल सकता हो, दैट इज कॉल्ड जंपिंग जीन, ठीक है। तो इसकी अवधारणा जो है ये बारबरा मैक्लिनटॉक के द्वारा दी गई थी, है। और रेगुलेटरी जो है वो जैकब और मोनोड के द्वारा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सी, A3, B4, C2 और D1, ठीक। आगे चलिए 45 में, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? देखिए यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट में बता दूं। पहली बात तो ये कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को किस और नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्सिया, यानी इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है, कहा जाता है। जड़त्व के नियम को मोटा मोटी 2 भागों में बांटो, होता तो 3 है, 2 में बांटते हैं। एक विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, और एक हो जाएगा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्सिया ऑफ मोशन। अब अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हैं, जैसे यहां पे आया हुआ है, तो इसमें से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा? अगर कोई वस्तु विराम से गति में गई है, गति में गई है,
यानी रुकी हुई थी और फिर चली है, तब वो विराम का जड़त्व होगा। और इसके उल्टा, अगर वस्तु गति से विराम में गई है, गति से विराम में गई है, यानी चल रही थी और अचानक रुक गई, तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां पे क्या कह रहा है, दौड़ती हुई कार, यानी पहले मोशन हुआ, गति हुई, चल रही थी और अचानक रुक गई, गति से अचानक विराम में आ गई, रुक गई, तो यात्री आगे की ओर झुक गए। तो ये वाला कौन सा हुआ, गति का जड़त्व होगा, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का हुआ, क्योंकि चलते हुए पैसेंजर रुका था या गाड़ी रुकी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व यानी बी। तो मैंने कंसेप्ट को यहां पर कर दिया क्लियर आपके लिए, ठीक है, कि विराम का जड़त्व हो कि गति का जड़त्व हो, पहचानने का ये तरीका है? उसी तरह से अगर बस रुकी रहती और पैसेंजर बैठे रहते, अचानक बस चलती, उस समय में रुकते हुए पैसेंजर और तब उसमें यानी विराम से गति, तो वो वाला हो जाता इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो हो जाता विराम का जड़त्व, या आराम का जड़त्व नहीं, विराम का जड़त्व होना चाहिए, विराम का जड़त्व, ठीक है। लेकिन चलते हुए रुकना हुआ है, यानी गति से विराम में गई, तो ये हो गया गति का जड़त्व, ठीक है। तो इस तरह से 45 का आंसर हो गया गति का जड़त्व, ये करेक्ट आंसर बी। आगे चलिए 46, लैंप का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट बना होता है किस चीज का, टंगस्टन का, हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखिए, टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गलनांक, गलनांक, ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस कौन सी, गैस कौन सी भरी जाएगी, आर्गन, कितना 93% प्लस प्लस नाइट्रोजन कितना 7%, नाइट्रोजन 7%, 7% इसमें नाइट्रोजन, 7%, ठीक है, इतना तो याद रखिएगा। अब कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड, फिलामेंट जो है काफी गर्म होता है और वो व्हाइट हो जाता है, जबकि कनेक्टिंग वायर जो एंटर करती है वो गेट हीटेड ओनली स्लाइटली, लेकिन जो वायर उसके साथ जुड़ा होता है, तार, वो बहुत कम गर्म होता है फिलामेंट की अपेक्षा में। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस जिस चीज की ज्यादा होगी वहां हीट ज्यादा होगी, है ना, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां हीट कम होगी, कोई भी चीज, एकदम क्लियर कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन के आपस में कॉलिजन से हीट निकलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो करंट है, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है ना, के प्रभाव, कई प्रकार के प्रभाव दिखाती है, कई प्रकार के प्रभाव दिखाती है, उसमें से एक प्रभाव होता है उष्मीय प्रभाव, है ना, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव भी दिखाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट भी दिखाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी। उष्मीय प्रभाव का ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में कॉलिजन, टकराना, और टकराने के पश्चात उसमें से काफी अधिक हीट का निकलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, रेजिस्टेंस जितना कम है उतनी कम हीट निकल रही है। तो सीधा सीधा ये हुआ कि प्रतिरोध बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए जो होता है इसमें क्या, वो हीट जो है वो काफी कम होती है, स्लाइटली हीट होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया, वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध निर्भर किस किस चीज पर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है लेंथ पर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, दो चीजों पर, ठीक है, एक, दो, तीसरा भी एक, क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर, सिल्वर का है कम,
कम रेजिस्टेंस, कॉपर का है तो उससे थोड़ी ज्यादा, एल्यूमिनियम का है थोड़ा ज्यादा, आयरन का है बहुत रेजिस्टेंस। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान। अच्छा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। चौथा एक क्या हो जाएगा, तापमान। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तापमान, अगर हम किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे, जो है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। प्रतिरोध जो है उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। ये सारे डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस, चार चीजों पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। कीजिए। सवाई राजा जय सिंह कहाँ के शासक थे, जयपुर के शासक थे, सिंपल। A5 हो गया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ठीक है। हैदर अली कहाँ के शासक थे, हैदर अली मैसूर के शासक थे, ठीक है। तो दो, एक नए राजवंश की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक। अच्छा, उसके बाद A5 आ रहा है, A5 B2 आ रहा है। C हुसैन अली खां, हुसैन अली खां ये सैयद बंधु में से एक थे, है ना, जो फोर मुगल वंश में के अंदर उत्तर मुगल काल में, ठीक है, सैयद बंधुओं का बड़ा ही बोलबाला था, ठीक। उसी में से एक थे ये हुसैन अली खां। बाजीराव पेशवा के पद पर थे, डी का फर्स्ट पेशवा, कहां, मराठा साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में, ठीक है, पेशवा के पद पर थे। और चिनकिलिच खां ये हैदराबाद के प्रथम निजाम थे, ठीक है। तीन, हैदराबाद के प्रथम निजाम थे। 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। करेक्ट आंसर है। देखिए, चिनकिलिच खां उस टाइम पर हैदराबाद के निजाम बने जब औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ, तो धीरे धीरे करके सत्ता जो है मुगल साम्राज्य की बिखरने लगी। उस कंडीशन में उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था स्वतंत्र शासक के रूप में। हालांकि वो कभी मुगल से हमेशा स्वतंत्र नहीं रहे, घोषणा नहीं की, लेकिन शासन उसका, घोषणा कभी नहीं की, लेकिन शासन वो चलाते थे अपने तरीके से। तो ये पहला निजाम कहलाए, ठीक है। सवाई तारा सिंह जयपुर के शासक थे। हवा महल जो है इनके द्वारा बनाया गया, प्रसिद्ध है हवा महल, ठीक है, इन्होंने बनाया था। हैदर अली ये बेसिकली मैसूर के एक नए राजवंश की नींव रखी थी हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों से दो युद्ध की लड़ाई हुई इनकी, ठीक है, हैदर अली की। एक हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेज की हार हुई थी, अंग्रेज की हार हुई और ये जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ इंडिया में किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने, किसी शासक ने अंग्रेजों को हराया था, पहली बार हैदर अली। द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये हुआ वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, हेस्टिंग्स के शासनकाल में। मैं इसका नाम इसलिए लिख रहा हूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल की वैल्यू है, और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज ये जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तो पहले 1773 से पहले ही हो गया था, ठीक है। और उसमें वेंसीटर्ट जो है ये उस समय गवर्नर था, तो इसकी गवर्नर था, तो इसकी कोई चर्चा वहां नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो शुरुआत यहीं से होती है, वारेन हेस्टिंग्स आंग्ल, द्वितीय आंग्ल मैसूर वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ, और इसमें जो है हैदर अली की मौत हो गई, हैदर अली की मौत हो गई, मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे फेमस माना जाता है। ये हुआ था कार्नवालिस के टाइम पर, कार्नवालिस, और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसमें आंग्ल मैसूर तृतीय वाले में, ठीक है। किसके से साथ, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। एक तो ये पॉइंट हो गया। और फोर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हुआ था वेलेजली के टाइम पर 1804-5 के आसपास, वेलेजली के टाइम पर, ठीक। और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से आपको ये तीन तो कम से कम याद रखने हैं, आंग्ल मैसूरी दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और उसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता है, हेस्टिंग्स, कार्नवालिस और वेलेजली, ठीक। वेलेजली के टाइम पर ही समाप्त हो गया था। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, भू राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू राजस्व, देखिए एक क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा कि अंग्रेज के भारत आगमन पर कृषि में सबसे व्यापक बदलाव क्या हुए, ये पूछेगा, सबसे व्यापक बदलाव क्या हुआ। तो आपको आंसर देना है कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण हुआ, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में पहले रखिएगा। जब अंग्रेज भारत में आए तो एग्रीकल्चर पर जो उन्होंने अपना प्रभाव डाला, कृषि पर भारत में, तो क्या किया, तो कृषि का पूरी तरह से वाणिज्यीकरण कर दिया। जो खेती भारत की पारंपरिक खेती थी, खाने पीने की खेती, खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन होता था, उसको बदल दिया उन्होंने और कर दिया वाणिज्यीकरण, है बेचने वाला। जो भी उत्पादन होगा जिस फसल का, बेचने के लिए होगा। उसके बाद वो भू राजस्व व्यवस्था लेके आए, जमीन से संबंधित सुधार लेके आए। उस सुधार पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन, विचार कीजिए और विचार करने के बाद सही बताइए, गलत नहीं बताने का, ध्यान रखिएगा। भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका एक बड़ा हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी। सही बात है, फर्स्ट पॉइंट सही ये था, बहुत इनकम होती थी उससे, है ना। भू राजस्व के तहत वो तीन व्यवस्था लेके आए थे, जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, ये तीनों। एक तो पॉइंट ये। वार्डन दूसरा था, कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी, भारत से व्यापार की वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। ये बात बहुत हद तक सही नहीं है, कुछ हद तक सही लेकिन है। व्यापारिक वस्तुओं से ज्यादा जो है कच्चे माल खरीदे जाते थे भारत से, और कम कीमत पर, और फिर उनको फैक्ट्री में वहां बना के और फिर भारत में बेचा जाता था, ठीक है। तो इसको तो बहुत अधिक हम नहीं मान के चलेंगे। एक लेकिन बिल्कुल करेक्ट है, दो को रहने दिया जाए, तीसरा पे आ जाए। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू की थी, ये बात सही है, ठीक है। बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी की शुरुआत जो है ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। तो सही तो एक और तीन हुआ, एक और तीन ऑप्शन में नहीं है यहां, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, एक से अधिक। डी लगाएंगे, एक से अधिक, ठीक है। और कुछ हद तक अगर दो को भी इंक्लूड करेंगे तो 1 2 3, तब तो वो सबसे बेस्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसमें आएगा डी, ठीक है। करेक्ट आंसर डी आएगा इसमें से। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी भी शुरू की थी। नेक्स्ट पे आइए, भू राजस्व व्यवस्था में तीन था, तीन इसमें शामिल थे। एक था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त एक, ये तो कार्नवालिस के टाइम पे आया था। कार्नवालिस 19% ब्रिटिश क्षेत्रफल जो था भारत का इसमें शामिल था, ठीक। एक तो ये, उसके बाद आया रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुनरो एवं कैप्टन रीड, कैप्टन रीड 51% हिस्सा था इसमें, 51% क्षेत्रफल था, है ना। और तीसरा जो है महालवाड़ी व्यवस्था था, महालवाड़ी व्यवस्था। और इस महालवाड़ी व्यवस्था में
इसका था हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, है ना, मैकेंजी। और ये 30% हिस्से में शामिल था। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। ब्रिटिश क्षेत्रफल का 19%, 51% और 30%, ठीक है, इतने हिस्से शामिल थे इसमें। इसको जरा मैं करेक्ट कर दूं यहाँ, ये 51% है और ये 30%, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 49, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, अग्रदूत, ठीक है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार का प्रकाशन करवाया, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। इतने सारे काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया, किसके सहयोग से? विलियम बेंटिंक के सहयोग से। विलियम बेंटिंक के सहयोग से कब? 1829 को, ठीक है, 1829 को। और दूसरा, स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, स्त्रियों के लिए भी किया, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। सी आंसर होगा, एक और दो दोनों, इस संबंधित दोनों है, ठीक है। तो 49 के क्वेश्चन आंसर हो गया सी। इतने पॉइंट्स को आप इसमें से याद रखेंगे, ठीक। उसके साथ 50, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे, ठीक है, लाला हरदयाल। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। और साथ में साथ गदर पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया था इन्होंने। गदर पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया था, का प्रकाशन। पहले ये उर्दू में, बाद में हिंदी और इंग्लिश में भी छपने लगा था, ठीक है। लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के नेता, ठीक। बाल गंगाधर तिलक की जहां तक बात है तो इनके बारे में याद रखना है कि 1893 और 1895, ये दो डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का शुरुआत किया, गणेश उत्सव। और 95 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, शिवाजी उत्सव, ठीक है, की शुरुआत की थी इन्होंने। और इसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया था अपने में, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। इस उत्सव के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य है, गीता रहस्य पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई। इसके साथ साथ ये होम रूल आंदोलन से भी जुड़े रहे, होम रूल आंदोलन, है ना, और होम रूल आंदोलन से भी जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ पत्रिका का भी प्रकाशन किया, जैसे मराठा अंग्रेजी पत्रिका थी, ठीक है। और केसरी भी इनकी एक पत्रिका थी जो मराठा पत्रिका थी। तो इस तरह से इनका काम, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। भगत सिंह जो है, इनके बारे में जानते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और समाजवादी व्यक्ति थे ये, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के कारण इनको फांसी की सजा मिली थी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकला वो निकला लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को। 50
उसके बाद 51 पे आते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? काकोरी षड्यंत्र से जुड़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल हैं, रोशन सिंह, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब थे, ठीक है, जिन्होंने 1925 में 1925 में इस घटना को अंजाम दिया था, जब एक सरकारी ट्रेन को इन्होंने लूटने का काम किया था, ठीक है। लेकिन इसमें भगत सिंह नहीं थे, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? भगत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। यहां ध्यान रखिएगा कि सारे क्रांतिकारी लोग थे। जो भगत सिंह हैं, इन्होंने भगत सिंह के साथ साथ वटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में या असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। साथ कौन थे? तो बटकेश्वर दत्त। ये बिहार के क्रांतिकारी नेता, ये बिहार के क्रांतिकारी थे बटकेश्वर दत्त, ठीक है। तो इन्होंने फेंका था भगत सिंह के साथ, ठीक। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो एक क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, किया गया था। पहले जो संस्था थी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ठीक है। बाद में चल के इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी कहाँ? दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा मिलके, और उन्हीं के दो मेंबर थे बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बाद में वो वहां से भागे नहीं, पकड़े गए और फिर उनपे कई केस चलाए गए थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, कांग्रेस से अलग होके, ठीक है। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, यह भी सही बात है, ठीक है। 1943 में ऐसा हुआ था, 1943 में, ठीक है। यहां एक बात और ध्यान रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना, गवर्नमेंट की स्थापना सिंगापुर में की थी, या इसको हम अस्थाई सरकार भी कह सकते हैं। एक अस्थाई सरकार का, भारतीय सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था, ठीक है। और इनसे संबंधित एक और बात है कि जो आईएनए है, इन आईएनए, ठीक है, आजाद हिंद फौज जिसको कहते हैं हम, आजाद हिंद फौज, ठीक है, इसका प्रमुख जो थे वो कैप्टन मोहन सिंह थे। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये अस्थाई सरकार का गठन किया गया था सिंगापुर में, इसमें बिहार के अस्थाई सरकार में बिहार के आनंद मोहन सहाय जनरल
सेक्रेटरी थे, यानी सचिव, सचिव थे। तो ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, उसमें आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी थे, ये बिहार के थे। बिहार के आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी थे, सचिव थे। ये आनंद मोहन सहाय भागलपुर के रहने वाले थे, भागलपुर के रहने वाले थे, ठीक है, रहने वाले थे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1943 में की। और जब इस प्रकार के सरकार की स्थापना हुई ना, तो उस समय INA और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन दोनों को का जो नेतृत्व है ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, ठीक। और दूसरा पॉइंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक से अधिक, करेक्ट आंसर डी, डी, ठीक है, क्योंकि एक दो तो किसी में है नहीं, दोनों सही हैं। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में महिलाओं की रेजिमेंट भी बनाई गई थी। हाँ, कैप्टन जो लक्ष्मी सहगल थी, स्वामीनाथन के बदले सहगल आना चाहिए, उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा था आजाद हिंद फौज में महिलाओं के कार्य के लिए। तो कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज से संबंधित, ठीक है। 52। अब आते हैं 53 पे। बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई कब? 1764, ठीक है। एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ तीन शासक, तीन शासक, मीर कासिम, सुजाउदौला, सुजाउदौला, अवध, बंगाल। बंगाल हालांकि हट चुका था उस समय तक, लेकिन फिर भी बंगाल मान के चलेंगे। सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, है ना। ये तीन थे, तीन। हार इनकी हुई, हार हुई, अंग्रेज विजयी हुए, विजयी हुए। तो यहां पर आप पॉइंट देखें कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। बात सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया, क्योंकि अब कोई था नहीं, ऐसी शक्ति नहीं थी जो रोक सके अंग्रेजों को। तो पूरी तरह से इन्होंने कंट्रोल कर दिया इस पर। पहला पॉइंट सही। क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया। यहां एक बात समझने वाली बात है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1764 के युद्ध के टाइम पर ही बना दिया गया था, ठीक है। तो दोबारा बनाया गया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि युद्ध के बाद की बात कह रहा है, परिणाम के बाद। हालांकि यह भी ध्यान रखना है कि 1765 में इलाहाबाद की जो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, संधि में क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के चलते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोड़ा और इलाहाबाद जिले जीत कर दिए थे, जीत कर दिए थे। इलाहाबाद का हाँ रिटर्न किया था, और पेंशन की बात भी हुई थी। सुजाउदौला पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था, है ना। उसी 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत ये बात हुई थी। जिसका मतलब हुआ कि इसका करेक्ट आंसर होगा एक से अधिक। करेक्ट आंसर जो है इसका एक से अधिक होगा, यानी डी। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? डी, एक से अधिक हो गया। तो बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई में जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सेनापति, वो हेक्टर मुनरो था, है ना। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था, जिसने इस लड़ाई को का नेतृत्व किया और वो जीता था। हेक्टर मुनरो, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट 54। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कौन था? विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग, यहां ध्यान दीजिएगा। विलियम बेटिंग जो है, अच्छा एक बात और, पहली बात तो ये कि 1833 के चार्टर एक्ट से पहले, चार्टर एक्ट से
पहले जो गवर्नर होते थे को बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा जाता था। जनरल कहा जाता था। ठीक, पहली बात ये 1833 के चार्टर में इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। इस प्रकार से बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो विलियम बेंटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके टाइम पर सती प्रथा जो है इसको 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें सहयोग किसका मिला? राजा राम मोहन राय। इनका काफी ज्यादा योगदान था, काफी बड़ा योगदान था। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा हो पाया। एक तो ये हो गया। अच्छा, कर्जन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो हुई थी 1905 में, वो हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 20 जुलाई को घोषणा हुई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। प्रभावी हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है। ठीक है, उसके समय पर जो बंगाल का था वो विभाजन हो गया था। इसी 16 अक्टूबर के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन भी चला था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बहिष्कार आंदोलन आंदोलन जिसमें पहली बार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहला ही आंदोलन था जिसने महिलाओं को भी जोड़ा था आंदोलन में। वो कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, ये कर्जन के कारण से हुआ। ना बंगाल का विभाजन होता, न स्वदेशी आंदोलन होता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है? ये कैनिंग के टाइम पर जो हाईकोर्ट अधिनियम पास किया गया था, हाईकोर्ट अधिनियम, और इसके तहत जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक, कैनिंग के टाइम पर यह हाईकोर्ट अधिनियम पास हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। सतलज ट्रांस हिमालय नदी में स्थित है, ये तो बात सही है, करेक्ट है। ट्रांस हिमालय में जो है देखिएगा इसमें कुछ श्रेणी भी है, कुछ श्रेणी भी है, श्रेणी भी है। ठीक है, जैसे लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, जास्कर, ये श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा होती हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। काराकोरम जो है ये यहां पर केटू या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो काराकोरम में है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य मध्य सिंधु नदी बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तथा लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक
स्थान पर काटकर, मुंजी नामक स्थान पर काटकर गहरे गॉर्ज 5200 मीटर, भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। सतलज ट्रांस हिमालय के भी हिस्से हैं। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन नदी सबसे बड़ी है, बिल्कुल। दक्षिण के पठार यानी अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। सोन का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार के रोहतास जिले से चलती हुई पटना के निकट मनेर में, पटना के निकट मनेर के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है, ये भी सही है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, गलत है ये। यही तो करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर आपके पास बन गया सी है। असत्य पूछ रहा था, असत्य यही है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट एक्चुअली में नहीं होता है। महानदी का जो बेसिकली उद्गम है वो एक्चुअली में अमरकंटक ही है, ठीक है, वहीं से निकलती है महानदी, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? सी। 55 का करेक्ट आंसर आपके पास हो गया सी। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट 56 की तरफ आते हैं। शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर। देखिए जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का जो अंतर होता है ना, डिफरेंस, ये समुद्र से दूरी पर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। समुद्र से दूरी के आधार पर प्रभावित होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है, वैसे भी पानी की बात करें, समुद्र का पानी जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। और एक बार अगर वो गर्म हो गया तो फिर धीरे धीरे करके वो ठंडा होता है। ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, वो क्या करती है कि वहां के क्लाइमेट को, वहां के टेम्परेचर को बहुत जल्दी घटने और बढ़ने नहीं देती है। तो जो भी समुद्र के निकट होंगे उनमें तापांतर आपको काफी कम दिखेगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका तिरुवनंतपुरम, सबसे बेस्ट आंसर बी। वहां पे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो वार्षिक टेम्परेचर है, डिफरेंस, वो काफी आपको कम दिखेगा। तुलना में कहा? शिलोंग या जोधपुर के, ठीक है, तिरुवनंतपुरम का। तो करेक्ट आंसर 56 का क्या आया? बी आया। करेक्ट आंसर बी। 57, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से इनका रंग लाल होता है, ये बात तो सही है। लोहे की अधिकता या लौह ऑक्साइड के कारण से जो है लाल मिट्टी जो है, उस मिट्टी जो है उसका रंग लाल होता है। अच्छा एक बात और बता दें यहाँ पे कि लोहे के अयस्क पे क्वेश्चन आता है। लोहे का अयस्क, ओर्स ऑफ आयरन, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट्स, ठीक है। ये चार जो है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट्स, इनको आयरन, लोहे का आयरन कहा जाता है। ओर्स ऑफ आयरन, लोहे का अयस्क कहा जाता है, ठीक है। यहां से हम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, ध्यान रखने वाली बात है। इसमें मैग्नेटाइट जो है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहली बार इसको ढूंढा गया था, तो नेचुरल मैग्नेट भी ये है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यदि आ जाए कि नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक, तो ये आ जाएगा आपके पास प्राकृतिक चुंबक में क्या? Fe3O4, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण का रंग लाल होता है, बात सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है,
यह भी बात सही है। शुष्क और आर्द्र दोनों क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटी में नहीं पाई जाती है। नदी की घाटियों में लौह ऑक्साइड किसी भी कीमत पर लाल मिट्टी किसी भी कीमत पर नहीं पाई जाएगी। ये मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों की मिट्टी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया सी। करेक्ट आंसर कौन सा बन गया? सी, ठीक है। असत्य पूछ रहा था तो असत्य यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती है। अच्छा, लाल जो मिट्टी होती है इससे बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, कम ही होती है। इसमें मोटे अनाज की खेती की जा सकती है, मोटे अनाज, ठीक है। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, कुछ हद तक आलू है। इस प्रकार की खेती, यहाँ पे तंबाकू की खेती हो सकती है थोड़ी बहुत। इन प्रकार की खेती को किया जा सकता है लाल मिट्टी में, लेकिन बहुत ही अनुपजाऊ मिट्टी ये होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 58 पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य पूछ रहा है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब है। सही बात है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो पंजाब है। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई तमिलनाडु क्षेत्र में होती है, भी बात सही है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां? तमिलनाडु। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां? उत्तर प्रदेश। यही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो हरियाणा नहीं है, बल्कि क्या है? यूपी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, हैं? तो इस तरह से ऊपर के 2 पॉइंट्स हमारे सही थे। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब हो गया, और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और हमारे यहां जो है नहर से उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे अधिक ट्यूबवेल वगैरह से हमारे यहां सिंचाई की जाती है, ये पूरे इंडिया का यही कंडीशन है। नहरों से बहुत कम होता है, ठीक है, मुश्किल से 30% के आसपास। तो 58 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। सी। अब आते हैं उसके बाद 59। खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? जहां पे मिनरल्स या खनिज काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो इसमें से हमारे पास आएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से आप देखें तो आयरन, आयरन एक तो ये, दूसरा कोल, मीका यानी अब्रक क्षेत्र, कोयले का क्षेत्र, लोहे का क्षेत्र, ये तो फेमस है ही। इसके बाद और भी कई छोटे छोटे जो मिनरल्स होते हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे जो बड़ा बेल्ट यहाँ पे बना, ये छोटा नागपुर का पठार बना, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो आयरन है, लोहा जो है, ये चूंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है यूज के हिसाब से, तो आयरन लोहे का सबसे सबसे बड़ा बड़ा मशीनीकृत मशीनीकृत खान कहें उसको, खान कहां है, या मशीनीकृत वो फैक्ट्री कहां है जहां पर आयरन का वगैरह निष्कर्षण होता है, या फिर आयरन वहां से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा बेलाडीला। बेलाडीला खान कहां है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में जो बेलाडीला खान है, हैं, ये काफी फेमस है इसी के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। आयरन के लिए मशीनीकृत जो सबसे बड़ा खान है, जहां पर सबसे अधिक मशीनों का उपयोग करके और वहां से निकाला जाता है लोहे को, बेलाडीला का खान है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 59 का हमें करेक्ट आंसर मिला छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसी तरह से आयरन के लिए और भी क्षेत्र हम देख सकते हैं, जैसे ओडिशा की बात करें, है ना, तो ओडिशा में भी मयूरभंज का जो इलाका है, ये बेसिकली प्रसिद्ध है आयरन के लिए। मयूरभंज ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है, ठीक है। झारखंड में कोल रिजर्व सबसे अधिक, उसके साथ साथ अब्रक
ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो बिहार में क्या है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर आएगा, ध्यान रखिएगा, बिहार 95% से अधिक अधिक पायराइट पायराइट का उत्पादन करता है, यानी पूरे देश में पायराइट के उत्पादन में प्रथम है, उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है, ये प्रथम स्थान पर है। कौन? बिहार, ठीक है, पायराइट्स में। और इसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली? रोहतास, रोहतास जिले में सबसे अधिक। ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होगा, इसका आंसर तो ध्यान रखिएगा, रोहतास में सबसे अधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। निम्नांकित में से कौन सा एक बंदरगाह रसायन यानी केमिकल के निपटान, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर डिस्पोजल और डिमांड सप्लाई ऑफ केमिकल्स? ये एक्चुअली में गुजरात का है, दाहेज। ए नंबर, इसका जो आंसर है ए, ये सही है, ये गुजरात का है, गुजरात। ये बेसिकली केमिकल के डिस्पोजल को ही इससे संबंधित ये पोर्ट स्थापित किया गया है, ठीक है, बेसिकली उसका फंक्शन ही वही है। पारादीप तो एक्चुअली उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कांडला तो फिर गुजरात में ही हो गया, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि चेन्नई जो है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चेन्नई, ठीक है। अच्छा, एक बात और, बंदरगाह की दृष्टि से या प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण सामान्यतः कहां होगा? तो सामान्यतः पूर्वी घाट के मैदानी तथा तटीय क्षेत्रों के मध्य होगा, है ना, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण जो है बेसिकली पूर्वी साइड में होगा भारत के, पश्चिमी घाट की ओर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे नदियां एस्चुरीज का निर्माण करती है। एस्चुरीज का निर्माण करने से कभी भी वहां पर इस प्रकार का बंदरगाह बनने की गुंजाइश नहीं होती। पूर्वी घाट जो डेल्टा का निर्माण हो, वहां पर गुंजाइश अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 61 जो है, 61 इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया ए, यानी दाहेज। 62, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार को मनाती है तो मुंडा जनजाति है, ठीक है ना। मुंडा जनजाति झारखंड और कुछ बिहार में भी थोड़ा बहुत ये पाई जाती है। झारखंड में ये सरहुल त्योहार को एक्चुअली में ये मनाती है, ठीक है। इसमें से भारत में अगर जनजातीय समूह की बात की जाए, एक पॉइंट ऐसे, संथाल ये भी झारखंड या बिहार की जनजाति मानी जाएगी, थारू भी बिहार की जनजाति मानी जाएगी। हालांकि नेपाल से भी इसका संबंध है, लेकिन वो यूपी से भी है, यूपी, बिहार और नेपाल वगैरह में भी ये पाई जाती है। बिहार में कहाँ? तो बेसिकली पश्चिमी चंपारण वगैरह में, पश्चिमी चंपारण में जो जनजाति है वो एक थारू जनजाति ही पाई जाती है, ठीक है। और संथाल तो ये फिर झारखंड ही, संथाल परगना का नाम आपने सुना होगा। संथाल में एक विद्रोह भी हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ये 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। मुंडा 1895 में हुआ था, बिरसा मुंडा 1895 में मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अच्छा, एक बात और, ये जो मुंडा विद्रोह था इसको अलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, अलगुलान विद्रोह, ठीक है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। अलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, महान हलचल। यानी इस मुंडा अर्जुन, जो ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था, तो उनका बेसिकली कहना यह था कि हमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, धर्म के आधार पर भी हमें परिवर्तित होना पड़ेगा, ठीक है, जागरूक होना पड़ेगा अपने धर्म को लेकर, और हमें अपने जो भी लोग हमारे अंदर आए उनको बाहर निकालना पड़ेगा। हमें इस तरह से हमें पूरा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको महान हलचल के नाम से जानते हैं, है ना। यही अलगुलान विद्रोह कहलाता है। तो इस तरह से जो 62 है उसका हमारा करेक्ट आंसर बेसिकली मुंडा बनता है, ठीक है, इस त्योहार से रिलेटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? ये करेक्ट आंसर तो एक्चुअली में मेटा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है एक्चुअली में है क्या? ये है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाती है, जिसके माध्यम से युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए वो व्यवस्था करती है, फैसिलिटी देती है। तो उसी फैसिलिटी को और डेवलप करने के लिए, है ना, टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करने के लिए अटल टेकरिंग लैब जो होता है, अटल टेकरिंग लैब जो होता है, उसी से संबंधित ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब भी है, ठीक है, जो उसको और डेवलप करेगा और बेहतर बनाएगा टेक्नोलॉजी को, ताकि स्किल सही तरीके से दिया जा सके यूथ को, है ना। इसके 63 का तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अब आते हैं 64 पर। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर कौन? आनंद कुमार। आनंद कुमार ये एक्चुअली में सुपर 30 नाम की संस्था चलाते हैं, है ना, बेसिकली जिसमें कि आईआईटी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बच्चों को करवाया जाता है इसमें से, ठीक है, सुपर 30 नाम की संस्था। और उसी से ये फेमस हुए, बाद में इन पर फिल्म भी बनाई गई। तो इस आनंद कुमार को जो है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में योगदान के लिए यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होता है 64 का सी, 64 का सी। उसके बाद आते हैं 65। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 66 पे आइए, इसमें कुछ है ना एक्स्ट्रा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर इसका है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका आंध्र प्रदेश। बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टेचू, ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज का है, ये की पॉइंट है क्वेश्चन का। कहां? आंध्र प्रदेश में। बी आर अंबेडकर, ठीक है, ये क्या थे? भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ पॉइंट को याद रखिएगा, जो संविधान वाले में है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दलितों की स्थिति को ऊपर उठाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रीडल्स इन हिंदुइज्म। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आने की गुंजाइश बनती है, ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की बुक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये इनकी एक सबसे फेमस और प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लखनऊ। लखनऊ को भी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब यहां हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिटी के रूप में विकसित करेंगे,
तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। करेक्ट जो आंसर है वो है इसका बी, 67 का बी। उसके बाद 68, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, इन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया था और दुनिया के सबसे फर्स्ट नंबर के खिलाड़ी से भी, हालांकि थोड़े से अंक से ये हार गए, लेकिन वहां भी इन्होंने अपनी चुनौती दी थी, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। तो करेक्ट आंसर ए, 68 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आ गया ए। ठीक है, 69, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना में अभी हाल फिलहाल जो शामिल वन अभ्यारण्य है वो है देवड़ीगढ़ उड़ीसा का वन्यजीव अभ्यारण्य, देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, उड़ीसा का, इसको शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ठीक है, यहां एक बात बता दूं मैं आपको कि एक पॉइंट होता है नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क जिसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है जब तक कि अनुमति न मिले सरकार की। ठीक, लेकिन जो अभ्यारण्य होते हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप की सीमित अनुमति होती है, सीमित अनुमति होती है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाया गया था पक्षियों के लिए बेसिकली, लेकिन आज के समय में पशु और पक्षी दोनों को इनमें सुरक्षित रखा जाता है और उनको सुरक्षा दी जाती है। नेशनल पार्क जंतुओं के लिए होता था, लेकिन बाद में चल के पक्षी वगैरह के लिए भी इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। वन्य जीवों को बचाने के लिए 2 कंसेप्ट हो गया, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा एक और भी होता है, तीसरा जो पॉइंट है एक और वन्य जीव बचाने के लिए, वो सबसे महंगा और सबसे जटिल होता है। इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल निचय कहते हैं, जैव मंडल निचय, है ना, निचय। इसमें दोनों गुण होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के भी गुण होते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई नहीं जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग जा सकते हैं, और कुछ आवास के क्षेत्र होते हैं। वर्तमान में कुल जो संख्या है वो 18 है। कुल संख्या कितनी है इसकी? 18 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें 69 का करेक्ट आंसर हो गया सी। और सब 70, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन ईंधन, करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है, चीन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और भी याद रखना है कि जापान ने जो था अभी हाल फिलहाल में प्रयास किया था ऐसे सैटेलाइट बनाने का जो लकड़ी से बनता हो, वुड से, लकड़ी से उपग्रह का निर्माण, है ना, लेकिन इसको कंप्लीट न्यूज में भी नहीं लाया गया है, इसलिए क्योंकि पूरी तरह से जब क्लियर हो जाएगा तब जाके क्वेश्चन एग्जाम में बनना शुरू होगा। तो बस एक नॉलेज आप बेसिकली रखना है कि उसमें है ये आगे, कि आगे आने वाले टाइम में फोकस है जापान का कि हम जो है वुड से सैटेलाइट का निर्माण करें। ठीक है, अभी लेकिन इस पर पूरा कुछ क्लियर नहीं है। ये बात लेकिन सही है कि मीथेन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने? चीन ने यहां पे लॉन्च किया है। ठीक, दैट्स इट, ये इतना ही था तो आज का डिस्कशन यहीं तक। अब अगले क्लास में मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए सभी को नमस्कार। आज जो डिस्कशन होगा वो आपका कॉमन पेपर सेट 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें 8 क्वेश्चंस आपका मैथ पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं आपके डिस्कशन के लिए। तो आज का जो पहला सवाल है वो 31 नंबर पहला सवाल है, और ये सवाल आप देखेंगे, ये सवाल देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चंस ये बनेंगे। आप जानते होंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
डॉट 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 एन का स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6 होता है मेरे भाई। ठीक है, 6 होता है, इस चीज को आप जानते हैं। तो यहां से एक बात समझेंगे कि यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 22 का स्क्वायर, 22 के स्क्वायर तक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे ये 1 के स्क्वायर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। फॉर्मूला जो बनेगा वो 1 के स्क्वायर से बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट एन के स्क्वायर। तो यहां से हम इसको कॉमन ले लिए। अब जब ये कॉमन ले लिए तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे हम जब इसमें पुट करेंगे, 11 एन का मतलब ये एन 11 है, 11 इंटू, है ना, ये 12 इंटू ये 11 दूनी 22, 22 और एक 23 बटा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 आएगा, 6 दूनी 12 हो गया। आपका यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, देखेंगे 23 दूनी 46, है ना, 46 और यहाँ पे आ गया 44, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 24 और 16 40, 40 2 आ जाएगा 42, 4 चौक 16 ये 20 आ जाएगा, मतलब ये आपका 2024 आएगा। इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। बात समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर। ये दिया हुआ ये आपका रेकरिंग का सवाल है, रेकरिंग का सवाल है। तो रेकरिंग का सवाल है, यहाँ आप लोगों से बन भी गया होगा। यहाँ पे रेकरिंग, जितने पे रेकरिंग है, जितने पे रेकरिंग है ये 23 लिखें, और जितने पे रेकरिंग है उतना हम नीचे 9 दे देंगे। दो पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। तो एलसीएम आया 9 9, ये 5 और 4। फिर इसको हम जब रेकरिंग में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, जब है ना 99, देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो ये 99 कब आया होगा, जब 0.45 पर रेकरिंग हुआ होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया कितना, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल देखते हैं। यहां कह रखा है कि जब एक 25.2 मीटर लंबे तार को 11.25 में 11.11 रेशियो 25 में डिवाइड किया गया, ये 2 टुकड़े में इसको डिवाइड किया गया। तो देखते हैं कि 5 1 6, ये 36, ये आपका 36 होता है टोटल मिलकर रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आता है 5.2। तो 5.2 जो है दोनों मिलाकर कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां 36 आया, तो 36 यूनिट बराबर इतना निकालना है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये 25। ठीक है, 25 निकालना है, लंबे का निकालना है। बात समझे? क्लियर है? चलिए, तो यहां से इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ गया। इसको 9 से काटते तो 9 चौक 36, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18 आपका 9 8 72, ये कट जाएगा आपका 7 चौक 28। तो ये आ जाएगा आपका इतना, आप बटा 10 करेंगे तो ये आएगा 17.5 मीटर। आंसर कौन सा हो गया आपका, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। क्या इस बात को भी समझ पाए? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए क्या होगा? क्लियर है भाई? अगला सवाल दे रखा है यहां पे, देखो अगला क्या है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 41। ठीक है, इसको देखो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो हम गुणा करके 11 इंटू 41 इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आया, ये आ जाएगा इतना। इसमें से पहली 5 संख्या का ये दे रखा है, तो इसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, तो 18 25 90, और अंतिम 5 संख्या का दे रखा है 64। तो इसको जब हम करेंगे 5 चौक 20 200, 5 चौक 20 200, यहाँ पे 20 आएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं भाई, 6 पंचे 30,
ठीक है, 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 32, 0 9 और 2 यहाँ पे 11 है ना, 11 ये आ गया इतना। तो यहाँ पे टोटल जो था इतना था 11, टोटल 11 संख्या का इतना था। इसमें से कितना संख्या घट गया भाई, 10 संख्याओं का देखा गया कि 410 है, ये घटा दिए तो यहां से आ गया 41। यही एक आपका जो बीच में गैपिंग है छठा संख्या का, तो छठा संख्या का 41 आएगा, इज द राइट आंसर। 41 इसका सही आंसर है। क्लियर है यहां तक, समझे बात? ठीक है, ये हुआ आपका अगला। देखो यहां कह रखा है कि 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 12% 20% का लाभ होता है। मतलब 120% बराबर, ठीक है, तो 120% बराबर इतना निकालना है। 30% लाभ, तो 30% जब लाभ निकालना है तो 130 कर दें। कोई चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। सीपी 100% है, तो जब लाभ होगा तो 30% लाभ हुआ है, मतलब 100 + 30 130% निकालना था। तो यहां से 0 0 कट गया, 12 ये कट गया एक बार में, तो ये आ जाएगा 13 पर कितना 0, 4 0 आंसर आएगा। ठीक है, 13 पर कितना 0, 4 0 आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। क्लियर है यहां तक, बी इसका सही आंसर है। अगला हम बात करते हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। अगर बात करते हैं तो 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दो वर्ष का अगर सीआई निकाले तो होता क्या है, 2r + r² बटा 100 ये होता है। तो यहां पे एक को दो समान धनराशि है, मतलब जैसे हुआ कि मेरे पास कुछ धन है, दो व्यक्ति को देना था। एक व्यक्ति को हम मान ली 10,000 रुपया दिए, दूसरा व्यक्ति को भी 10,000 रुपया दिए, समान धनराशि दोनों को दिए और सीआई लगा दिए। एक पर 15%, एक बार आपका कितना है 10%। तो जब 15% वाला निकालेंगे तो 15% वाला सीआई निकालेंगे तो 15 15 ही 225, मतलब ये 100 से डिवाइड होगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 100 से डिवाइड है तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। 15 15 225, ये 15 दूनी 30, 15 यहां रखेंगे, 15 दूनी 30 और 2 हासिल आया तो ये आ गया 32, इतना परसेंट आ गया। और 10% वाला देखा जाए तो 10 10 100, ये 0 0 कट गया, एक हासिल हुआ, 10 दूनी 20, ये 21% आ गया। मतलब ये 10 को हम यहां पे रख दिए। तो ये दोनों का अंतर देखा कि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम से 2250 अधिक मिलता है, प्रीतम से 2250 अधिक मिलता है, तो यहां से देखते हैं कितना अधिक मिला। तो यहां से देखा गया मेरे भाई, ये आपका 9 और 2 11, 11.25% यहां पे अधिक मिला। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 22 इतना मिला तो 11.25% ये हो गया, और जो धनराशि उसको 100% मानते हैं, तो ये अपने आप में 100% है। तो परसेंटेज जहां भी बात हो, अगर मूल राशि बात करें तो वो 100 ही से ही गुना करेंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद परसेंट कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो यहां पे 2 जीरो और बैठेगा। ठीक है, अब इसको हम 2 बार में इसको डिवाइड करते हैं, 2 बार में है ना, 2 बार में आ गया तो 2 पर कितना जीरो बैठ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा आंसर। सी इज द राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट निकालने का 2 साल का। ये तभी लगेगा जब आपका जो रेट है वो रेट जो है फ्रैक्शन में ना रहे, रेट आपका पूर्ण संख्या के रूप में हो, इंटीजर में हो। ठीक है, तभी ये आपका लग पाएगा। इस बात को समझ पाए? क्लियर है यहां तक? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां दे रखा है कि कितने समय में 1800 रुपया का 5% की प्रति वर्ष की दर से 300
उन तो साधारण ब्याज निकलेगा, मतलब 390 साधारण ब्याज निकलेगा। तो टी बराबर होता है मेरे भाई 300, फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और 1800 इंटू 00 कैंसल, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 40, 78। तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, और ये आपका आ जाएगा 36 39। तो 39/9। कहीं गलती की है क्या, देख लो। कहीं गलती हुआ है क्या, देख लेंगे भाई। कहीं गलती नहीं हुआ। 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक और 9 चौक 36, और बचा आपका 9 चौक 36, 3 3 होता, फिर 30 होता। इसको अगर काटते हैं तो 9 चौक 36, 36 3/9, ठीक है। इसमें हम 12 गुना करते हैं। इसमें अगर 12 गुना करते हैं महीना निकालने के लिए, 3 से ये कट गया और ये कट गया आपका 4, हो गया 4 साल, 4 साल 4 महीने आंसर होगा, ठीक है। हुआ क्या, इस बात को समझ पाए कि यहां से 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी में भाग लग जाएगा, पूरा पूरी में भाग लगेगा। बचेगा कितना, 3/9। ये साल में है, इसको महीना में चेंज करने के लिए 12 से करेंगे तो ये 3 से कट गया, और ये 3 चौक 12 आ गया। तो 4 वर्ष 4 महीना आंसर आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। करा 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, 21 सेंटीमीटर एक भुजा वाला जो वर्ग बना हुआ है, और इसी के अंदर बोला गया है भाई, इसी के भीतर निर्मित किए जाने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अगर बृहत्तम बड़ा अगर वृत्त का अगर यहां डिनोट करेंगे तो ये पूरे सर्कल को टच कर देगा, है ना। सॉरी, पूरे भुजा को टच कर लेगा। ये सर्कल सभी भुजा को टच कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है तो सभी भुजा के मिड पॉइंट पर टच करेगा, याद रखना। आप एक बात समझेंगे कि भुजा ये अगर 21 है, ये 21 है, ये भी 21 है, तो एक याद रखेंगे कि वर्ग की जो भुजा होगी, है ना, वर्ग की जो भुजा होगी वो बराबर होगा किसका, वृत्त की, वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये वर्ग की भुजा जो है वृत्त का व्यास के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि त्रिज्या जो होगा वो 21/2 आएगा, ये त्रिज्या आएगा यहाँ से, ठीक है। यहां से यहां तक ये पूरा 21 है तो आधा आएगा आपका त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रेडियस है आर, ये भी आर। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। एरिया ऑफ सर्कल 22/7 22/7, और यहां से आ गया 21/2। आर स्क्वायर होता है ना 21/2, तो 7×21, ठीक है। समझे, ये 7×21, और ये आ गया आपका 11×22। तो यहां से सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ये आ जाएगा 63, तो 369/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। इतना ही ना गुना करके आएगा, देख लो भाई। 63 आएगा तो 3 6 3 9, सॉरी 6 3 9 बीच में आएगा 2, 3 4 दूनी 8,
और यहाँ 13 है तो 6 दूनी 12.5, ये आंसर आ रहा है कितना आपका, देख लेंगे। क्लियर है? यहां तक कौन सा देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है, 3465 आ रहा है, मतलब इसमें नहीं है, तो नहीं है तो आपका हो जाएगा आपका ई इज द राइट आंसर। क्या और भी सवाल है क्या? ये सवाल आपका साइंस का है, बस इतना सवाल था, है ना, 31 से लेकर 38 तक था। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का टोटल सवाल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।